Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 10 अगस्त 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सिमिलीपल नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। नीचे ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग शेड्यूल्स दिए गए हैं। इन चारों शेड्यूल्स में से कौन सा वाला ऐसा शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान का जिसमें एंटी डिफेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है, एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजंस है, जो उसके प्रावधान है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी 5th शेड्यूल, ऑप्शन सी 8th शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वैसे तो इस आर्टिकल के बारे में कल मैंने वीडियो के लास्ट में थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी, लेकिन सोचा इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करना ज़रूरी है और इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी आपको देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या है, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वाला जो ओएस है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट माना जा रहा है। डिफरेंट क्यों माना जा रहा है, देखो पहली चीज़ तो आपने ये समझनी होगी कि आखिरकार ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लेकर आया गया, क्योंकि आज के समय में जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इस माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिप्लेस करेंगे, अब इसकी जगह खुद का बनाया हुआ माया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले हैं। रीज़न ये है कि पिछले कुछ समय में जो साइबर अटैक्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। साइबर अटैक्स यानी कि कई बार जो डेटा है उसके ऊपर अटैक हुआ है, डेटा को निकालने की कोशिश की गई है। और आपको पता होगा किसी भी कंट्री का जो डिफेंस का डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारी जो सेना की खुफिया जानकारी है वो अब लीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, उसी का यूज़ करेंगे। अब इसके बारे में जो आर्टिकल्स है वो लगातार पब्लिश हो रहे हैं। आने वाले समय में दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे। ये आप देख पाओगे, द हिंदू ने भी यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया है, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद माया ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन सेक्शन पर, इवन इंडियन एक्सप्रेस ने भी यहाँ पर इस आर्टिकल को पूरी तरह से कवर किया है। यह पूरा सिस्टम इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि हम साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, इस प्रकार के जो हैकर्स हैं इनके अटैक से हम लोग बच सकें। अब साइबर अटैक्स और मालवेयर अटैक्स पिछले कुछ समय में तेज़ी से बढ़े हैं। इवन 2023 के अंदर भी कई सारे अटैक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। मालवेयर होता क्या है, देखो मालवेयर ना बेसिकली हम लोग एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। ये इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से स्पेशली तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के अंदर में कई सारे अलग अलग प्रकार के हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना वो यहाँ पर इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटर से डेटा को चुराने के लिए या फिर उस कंप्यूटर को हैक करने के लिए, उस कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है उसको रोकने के लिए, उसका डिसरप्शन करने के लिए। और जो ये मालवेयर वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, चाहे वो सर्वर्स हो, चाहे वो मोबाइल डिवाइसेस हो या फिर कुछ पूरा का पूरा नेटवर्क हो, सभी चीज़ों को यहाँ पर ये अटैक कर सकते हैं। और हमने इसी प्रकार के जो साइबर अटैक्स है वो पिछले कुछ समय पर देखे हैं। इवन नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पिछले साल आखिरी महीने जो दिसंबर था उससे पहले वाला महीना जो नवंबर 2022 है, उसमें साइबर अटैक हुआ 5 सर्वर्स के ऊपर। जो हमारा एम्स है, आपको पता होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली के अंदर एम्स है ना, उसके 5 सर्वर के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ था। और जब अटैक का हमने पूरा ओरिजिन खोजा तो कहीं ना कहीं हांगकांग और जो चाइना है वहाँ पे वो ओरिजिन निकला। पढ़ाया भी थे पिछले साल, याद आ रहा होगा आपको।
इवन हमारी सरकार ने राज्यसभा में ये बात बोली भी थी कि जो 5M के सर्वर हैं उनको हैक किया गया और लगभग 1.3 टेराबाइट का जो डेटा है इनक्रिप्टेड डेटा उसके ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ था। और दोस्तों जो 2023 की रिपोर्ट आ रही है ना, इन 2023 जो अभी ये वाला साल चल रहा है इसका जो आप Q1 देखोगे, यानी कि अप्रैल मई जून के महीने में अगर हम देखें तो साइबर अटैक्स दुनिया भर में, आप कह सकते हो ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर में तो साइबर अटैक्स 7% से इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन इंडिया में 2023 के Q1 में जो साइबर अटैक्स हैं वो 18% से इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का। और उससे भी बड़ा यहाँ पर एक और रीज़न आपको देखने को मिलेगा। वो रीज़न क्या है? स्टेट ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है इंडसफेस के थ्रू। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि भारत के अंदर में 2023 के अंदर में जो ये नंबर ऑफ साइबर अटैक्स है वो तेज़ी से तो बढ़े थे, इसी को देखते देखते लगभग 500 मिलियन से ज़्यादा, कितने 500 मिलियन से ज़्यादा जो साइबर अटैक्स हैं इनको ब्लॉक किया गया इंडिया के अंदर में 2023 के Q1 में। और उससे भी पहले आपने देखा होगा जो चाइनीज़ हैकर्स है इन्होंने जो भारत का पावर ग्रिड एसेट है लद्दाख के अंदर में, उस पावर ग्रिड एसेट को यहाँ पर हैक करने की कोशिश की थी, उसको यहाँ पे टारगेट बनाया। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक बार अटैक होने के बाद में दोबारा फिर से अटैक देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे मैंने ये बोला कि पिछले साल एम्स में साइबर अटैक हुआ, उसके बाद इस साल जून के महीने में फिर से साइबर अटैक होने की, मतलब एक जो कोशिश है साइबर अटैक करने की वो की गई एम्स के डेटा के ऊपर में। लेकिन इस बार यहाँ पर एम्स ने उसको टैकल किया क्योंकि एम्स ने अपने आप को अपडेट कर लिया था, फायरवॉल सिक्योरिटी एडवांस लेवल की यहाँ पर उन्होंने लेकर आ चुके थे। तो इस चक्कर में यहाँ पे फायरवॉल सिक्योरिटी के अंदर में एग्जैक्टली होता है कि अगर साइबर अटैक कोशिश होता है, मतलब कि कोई भी जो साइबर अटैकर है वो कोशिश करता है एक कंप्यूटर के डेटा को खींचने की या उसको हैक करने की, तो वो वहीं पर जो सिस्टम है शट डाउन हो जाएगा, फिर आगे वो उस साइबर अटैक को प्रोसेस नहीं होने देगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पे सिस्टम है वो ऑलरेडी एम्स ने लेकर आया, उसको अपडेट किया जिससे कि दोबारा अटैक होने से यहाँ पे बच पाया। तो अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है दुनिया भर में जहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक्स हैं वो आज के समय पर देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, कैसे है, कैसे यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। देखो बोला जा रहा है कि इसको हम लोगों ने लोकली बनाया है, लेकिन ये ना एक ओपन सोर्स के ऊपर बेस्ड, जैसे कि उबंटू का नाम आपने सुना होगा। जब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हो कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बीच में आप देख पाओगे जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कनेक्टिविटी बन पा रही है वो बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से बन पा रही है। आप जो कीबोर्ड के ऊपर लिख रहे हो, कंप्यूटर उसको पकड़ पा रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पकड़ पा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो कंप्यूटर है वो पूरी एक बेकार की मशीन है, वो आपके किसी काम की नहीं है। मेन गेम जो है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और मार्केट में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने देखने को मिलेंगे, एप्पल का देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का है ना, मैक ओएस है, उबुंटू है, लिनक्स का नाम आपने सुना होगा, है ना, MS DOS का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इनमें से जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मैक ओएस है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यहाँ पर आप पेमेंट देने के बाद में इनका यूज़ करते हो, ये पूरी कंपनी जो है इसको ऑपरेट कर रही है। लेकिन जो उबंटू है, ये उबंटू बेसिकली एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया करता है। और जो ये माया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बनाया है ना, ये इसी उबंटू का जो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी के ऊपर बेस्ड है। इसी के ऊपर बेस्ड करके हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक नया माया OS को तैयार किया है। तो उबंटू खुद यहाँ पर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आप कह सकते हो लिनक्स के ऊपर बेस्ड है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़्यादातर यहाँ पर ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह देखने को मिलता है, तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन हमारी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, सरकारी एजेंसीज़ ने इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 महीने के अंदर अंदर तैयार किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो साइबर अटैक्स हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। ये मालवेयर अटैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया गया। ये बात आपको समझ में आ गई। देन उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो वाले से अलग होगा? नहीं, देखो दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होने वाली हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांजिशन करता है, यानी कि एक विंडो से सीधा माया ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं उसे कोई भी ऐसा डिफरेंस फील नहीं होगा, वो आराम से उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला यह जा रहा है कि हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इसके अंदर में, और जो ये माया सिस्टम है इसको 15 अगस्त से पहले जो हमारे साउथ ब्लॉक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर में हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और ये सभी लोग के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी केवल डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए अवेलेबल है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, केवल और केवल डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, ताकि उनका डेटा के ऊपर जो है अटैक ना हो सके। ये सभी लोग के लिए अवेलेबल नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ,
तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ साथ माया के अंदर एक और चीज़ होने वाली है, वो है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के बारे में ध्यान रखना, चक्रव्यूह को भी इंस्टॉल किया जाएगा इन सभी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में, कि अगर फिर भी माया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर इन पर अटैक होने की कोशिश होती है, साइबर अटैक होने की कोशिश होती है, हैक करने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो चक्रव्यूह है ये एंड पॉइंट डिटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन सिस्टम का काम करेगा। ठीक है, ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बचाने का काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम माया अभी केवल हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया जाएगा, ना कि बाकी सारे सर्विसेज में। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारी बाकी 3 सर्विसेज हैं, 3 सर्विसेज का मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो भी धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। नेवी ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि हाँ बिल्कुल इसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी आर्मी और एयरफोर्स है वो इसके ऊपर थोड़ा और एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो भी आगे इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं इस पूरे आर्टिकल से, तो मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि कितने दिनों में इसको डेवलप किया गया, इसका मेन मकसद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, मॉलवेयर क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, तो PDF में डेटा ये मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अगले आर्टिकल पर आते हैं, पेज नंबर 5 पर है अगला आर्टिकल, एंड ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इस आर्टिकल को हम लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हैं। अब आर्टिकल क्या बोलता है फटाफट इसको समझते हैं। जो एलिफेंट्स की संख्या है कर्नाटका के अंदर में वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। जो आखिरी काउंटिंग हुई थी उस दौरान कर्नाटका के अंदर में लगभग 6395 के आसपास एशियन एलिफेंट्स हुआ करते थे। और अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है उसके अंदर यहाँ पे पता ये चला है कि जो ये संख्या है ये 6395 से बढ़कर लगभग, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया है, ये आज के समय पर कर्नाटका में पॉपुलेशन जो है एलिफेंट की ये 6395 हो चुकी है। और पहले कितनी थी, पहले थी 6049 के आसपास। तो 6049 थी, इसमें 364 एलिफेंट्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वहाँ पे 364 एलिफेंट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, तब जाके यहाँ पर ये 6395 के आसपास बन चुका है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न जो था उसको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब दोस्तों कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन पाई जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। एलिफेंट्स कौन से, एशियन एलिफेंट, क्योंकि इंडिया एशिया में आता है। 2 प्रकार के एलिफेंट्स होते हैं, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट जो कि अफ्रीका के सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे, वहाँ पे पाए जाते हैं। और एशियन एलिफेंट इंडिया वाले हिस्से में भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जैसे हमारा चीता था ना, एशियाटिक चीता, और साथ ही साथ में अफ्रीकन चीता, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। अभी एलिफेंट की चर्चा और इंपॉर्टेंट होगी, क्यों, अगस्त का महीना चल रहा है और 2 दिन बाद 12 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि एलिफेंट को जो ये अवेयरनेस, इसके बारे में जागरूकता लोगों में फैलाया जा सके कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट एनिमल है, प्लस यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन की जाए, इसकी सुरक्षा की जाए। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर हम ओवरऑल डेटा देखें कुछ सालों का, तो कई सारे सालों का अगर हम डेटा मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कम हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय का डेटा देखें तो कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ी है, कहीं पर घटी है। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये बात क्लियर हो गई, इतना आपको समझ में आया। ये तो यहाँ पर केवल न्यूज़ निकल कर आई है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कुछ डेटा और दिया गया है कि कर्नाटका में 2010 में कितनी संख्या थी एलिफेंट की, फिर 2012 में कितनी हो गई, फिर 2017 में कितनी हो गई, बड़ी घटी, कुछ इस प्रकार का जो सिनेरियो है वो रहा है। अब इसको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी जो डेटा बताऊंगा वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, उसको ध्यान रखना। तो समझ के पढ़ेंगे, याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, आते हैं आगे। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात की जा रही थी। जैसे मैंने बोला कि कहीं कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ी है, कहीं कहीं पर घटी है, लेकिन पिछले 75 सालों में आप देखोगे, पास्ट 75 ईयर्स में, तो कहीं ना कहीं सारे एलिफेंट की पॉपुलेशन 50% से रिड्यूस हुई है, यानी कि कम होती हुई नजर आई है। और आज के समय में अगर एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं पूरे एशिया में, तो वो 50,000 से लेकर केवल 60,000 के आसपास हैं। पूरे दुनिया में 50,000 से 60,000 के आसपास एशियन एलिफेंट्स हैं। और इन 50 से 60,000 जो एशियन एलिफेंट्स हैं, इनमें से 60% से ज़्यादा इनकी जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो इंडिया में पाई जाती है। अब इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया 2 प्रकार के एलिफेंट है, एक है अफ्रीकन एलिफेंट और दूसरा एशियन। अभी ना हो सकता है ये वाला जो स्टेटस हो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो, अभी मैं आपको सही वाला स्टेटस बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, आते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि हम लोग एलिफेंट्स की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या कम हो रही है, तो हम लोग प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। और एलिफेंट्स को लेकर पिछले कुछ समय में हमने ये एग्जैक्टली देखा है कि कई बार ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आते हैं।
ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक मानव में और हाथी के बीच में एक संघर्ष हो जाता है। संघर्ष क्यों हो जाता है? देखो, जंगलों की कटाई की वजह से जो एलिफेंट है वो अपना एरिया छोड़कर निकल जाते हैं। अब वो निकलते किसी पॉपुलेटेड एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, किसी गांव में पहुंच गए, वहाँ पे खेतों में फसल बर्बाद कर दी। अब होता क्या है, कई बार जो इंसान है वो उस एलिफेंट को रोकने की कोशिश करता है और रोकते रोकते इन दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। तो काफ़ी केसेस आते हैं जहाँ पर एक इंसान की जान भी जा सकती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान मिलकर उस एलिफेंट को मार देते हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन एलिफेंट की वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होती हुई नज़र आई है। ठीक है, तो पहला कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न हैबिटेट लॉस, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लगातार कटाई हो रही है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ढेर सारे जो एलिफेंट्स हैं वो अपने एरिया को छोड़कर निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा इसको ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग एशियन एलिफेंट्स की बात करेंगे। तो एशियन एलिफेंट की अपने आप में 3 इसकी सब प्रजातियाँ होती हैं। एक तो खुद यहाँ पे स्पीशीज हो गई एशियन एलिफेंट, इसके अंदर 3 इसके अलग अलग प्रजातियाँ आती हैं। कौन कौन सी? एक इंडियन, दूसरी सुमत्रन और तीसरी श्रीलंकन। ठीक है, अब एलिफेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़, जो एलिफेंट का ग्रुप आपने देखा होगा, कई बार ग्रुप में ही चलते हैं बहुत सारे एलिफेंट। तो उस ग्रुप में सबसे आगे जो हाथी होता है वो हाथी नहीं हथनी होती है। कहने का मतलब है कि उस एलिफेंट के ग्रुप में जो सबसे आगे वाला हाथी होता है ना, वो सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ी फीमेल मेंबर होती है। तो फीमेल मेंबर ही यहाँ पर उस पूरे ग्रुप को लीड कर रही होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। एलिफेंट ग्रुप को कौन लीड करता है? फीमेल मेंबर। और जो एलिफेंट्स हैं इनमें एक और यूनिक चीज़ नज़र आती है, इनका जेस्टेशनल पीरियड यानी प्रेगनेंसी का पीरियड। प्रेगनेंसी का पीरियड जो होता है वो 680 डेज तक चलता है, मतलब 22 महीने तक। 22 महीने तक एक बार का प्रेगनेंसी पीरियड यहाँ पर इन एलिफेंट्स के अंदर में चलता है। और जो फीमेल वाली एलिफेंट होती हैं ये एक दूसरे फीमेल को, एक बेबी एलिफेंट को यहाँ पर जन्म दे सकती हैं। और वो जन्म देने का टाइम पीरियड है वो लगभग 14 से लेकर 45 साल तक है, यानी कि 14 से लेकर 45। ठीक है, तो एक फीमेल एलिफेंट 14 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में एक बेबी एलिफेंट को जन्म दे सकती है। ये इनका टाइम पीरियड हो गया। बाकी यहाँ पे जेस्टेशनल पीरियड यानी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो 22 महीने का चलता है। और एलिफेंट ग्रुप को कौन लीड करता है? एक फीमेल मेंबर यहाँ पे लीड करती है। दुनिया भर में एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन 20,000 से 40,000, कहीं कहीं पर आपको कह सकते हो 50,000 के आसपास और 60,000 के आसपास भी ये टर्म्स देखने को मिलती हैं। तो ये हमने एलिफेंट्स के बारे में, जेस्टेशनल पीरियड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। समझ गए? आगे आते हैं। अब मैं जैसा आपको बता रहा था, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट 2 अलग अलग प्रकार के एलिफेंट्स हैं। इनके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। जो एशियन वाला एलिफेंट है इसकी 3 अपने आप में सब प्रजातियाँ हैं। और जो 3 सब प्रजातियाँ उनमें एक है इंडियन, दूसरी है सुमत्रन, तीसरी है श्रीलंकन। इंडियन जो सब स्पीशी है वो कई सारे एरिया में पाई जाती है। और लगभग कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट भारत के अंदर में है वो कर्नाटका वाले स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, एशियन एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, यानी खतरे में है एलिफेंट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है इन एलिफेंट्स को। ठीक है, इनका शिकार वगैरह आप नहीं कर सकते हो। और साइट्स के अंदर मैंने जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है कि आप इसका इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार भी नहीं कर सकते हो। ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस उस वाली कैटेगरी में नजर आएंगे। फिर बात आती है अफ्रीकन एलिफेंट्स की। अफ्रीकन एलिफेंट जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशिया वाले एलिफेंट की 3 सब प्रजातियाँ थी, अफ्रीका वाले की 2 सब प्रजातियाँ हैं। और वो 2 सब स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? एक है सवेना वाला, सवेना और बुश एलिफेंट, और दूसरा यहाँ पे फॉरेस्ट एलिफेंट। इसकी पॉपुलेशन लगभग 4 लाख के आसपास है, यानी एशियन एलिफेंट से ज़्यादा मात्रा में आपको अफ्रीकन एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अगेन ये भी खतरे में है, लेकिन ये आपको एज इट इज़ याद रखना होता है। जो सबसे बड़ा इंसिडेंट अफ्रीकन एलिफेंट का देखने को मिला था वो जुलाई 2020 में नज़र आया था। जुलाई 2020 में आपको पता होगा जो बोट्सवाना है, बोट्सवाना में मतलब 100 हाथियों की डेथ हो चुकी थी सियानो बैक्टीरिया की वजह से। इसको लेकर UPSC ऑलरेडी सवाल पूछ चुका था, यह आपने ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या बकवास, मतलब ये पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाएंगी क्या? ठीक है, मतलब ये तो कभी नहीं पूछा जाता है। तो देखो UPSC बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, ये हमें 2023 में ही पता चल ही चुका था। ये क्वेश्चन देखो 2020 में पूछा गया है, 2022 गलत दिखा है दोस्तों। 2020 में UPSC का सवाल था, 2020 का पेपर आप चेक कर सकते हो, उसमें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या था इसको ध्यान से पढ़ना, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आपने इतना डेटा पढ़ लिया है कि आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सको। तो इंडियन एलिफेंट्स के रेफरेंस में आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना था इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि जो लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप होता है, यानी पूरे एलिफेंट का जो ग्रुप चलता है उसका जो लीडर होता है वो एक फीमेल होती है। सही बात है, हाँ, इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा जोर दिया गया था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, जो मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है एलिफेंट्स का,
वो लगभग 22 महीने का होता है। क्या ये भी आप भी सही है? हाँ सही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। एक जो एलिफेंट होता है ये नॉर्मली एक बेबी एलिफेंट को जन्म दे सकते हैं लगभग 40 साल की उम्र तक। क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक फीमेल एलिफेंट होती है ना, ये फीमेल एलिफेंट एक बेबी एलिफेंट को जन्म दे सकती है 14 से 45 साल तक। तो यहाँ पर केवल 40 ईयर्स लिखा है, दैट इज़ वाई यहाँ पर यह वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर पूछा जाता है, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है एलिफेंट की? तो वो है केरला। तो क्या ये सही है? नहीं, केरला नहीं, बड़ी देर से बताता जा रहा हूँ मैं, वो है कर्नाटका। और अभी कर्नाटका में पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। तो लास्ट 3 और 4 रॉन्ग हो गए और फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। बाकी मुझे आप लोग बताओगे कि भारत में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं? एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? मेरे हिसाब से शायद 33 रिजर्व्स हैं। खैर इसको चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है, मैं कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ करके। आप लोग कंफर्म करके बताना कि भारत में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं। वैसे ये ज़रूर पता है कि सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं वो तमिलनाडु और साथ ही साथ में असम में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु और असम में सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अच्छा चांस है। और उस पेड ग्रुप में आपको डेली बेसिस पर करंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, माई ऑपरेटिंग सिस्टम वाला और दूसरा यहाँ पे एलिफेंट्स वाला। तो आपको पता होगा आर्टिकल तो है ही यार, वो न्यूज़ के अंदर में है, उसको पढ़कर आप छोड़ दोगे आज, मुझे पता है, दोबारा कभी उठाओगे नहीं। लेकिन आपको जो डेटा अलग से प्रोवाइड करवाता है, बैकग्राउंड नोट, जैसे कि माई ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको पीछे का बैकग्राउंड डेटा दिया है। एलिफेंट रिजर्व की जब बात की है तो मैंने आपको पीछे का बैकग्राउंड डेटा सारा का सारा प्रोवाइड करवाया कि एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा डेटा आपको पीडीएफ फॉर्म में अगर चाहिए तो आप पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हो। पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो उसके भी एक सोल्यूशन है कि ग्रुप के अंदर में मतलब ये जो कंटेंट है डायरेक्टली पेस्ट कर दिया गया है, तो आप वहाँ से भी आराम से रीड कर सकते हो। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद दोबारा कुछ भी यहाँ पे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसके बाद जो भी बेनिफिट्स आगे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे इसी ग्रुप में, इसी अमाउंट में। बाकी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अगर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर जो है वो है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मुझे ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा पेमेंट का, और उसी मैसेज के अंदर में आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप डेमो वीडियो भी देख सकते हो कि उस ग्रुप में एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप उस ग्रुप को कैसे अपने प्रिपरेशन के अंदर में यूज़ कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सब कुछ उस वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। तो अच्छे से उन सब चीज़ों को देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में अपना पैसे को खर्चना है। ठीक है, फिर आप लोगों को प्रोसेस दिया गया है पेमेंट का, उसको करने के बाद में आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। बाकी मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। मैं रोज़ बोलता हूँ 5K प्लस का टारगेट है दोस्तों, आज भी आपने अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वर्ल्ड पेज पर है दोस्तों, इसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। जो अमेजन नेशंस हैं ये सब साथ में मिलकर आ चुके हैं ताकि डिफॉरेस्टेशन से लड़ा जा सके। दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट का नाम पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में कौन सा आएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जंगल कौन सा है? तो वह है अमेजन का जंगल, है ना, सभी को पता है। इवन यहाँ पर आपको पता होगा एक इसके मतलब इसको ना एक तरीके से और क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था, दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पूरे दुनिया का लंग्स किसे बोलते हैं। ठीक है, पूरे दुनिया का फेफड़ा क्या है? तो वो भी अगेन अमेजन फॉरेस्ट ही है। तो अमेजन जंगल अपने आप में बहुत बड़े जंगल है जो कि साउथ अमेरिका में कई सारी कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में फैले हुए हैं। ब्राज़ील के अलावा यहाँ पर कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, इसके आसपास के जो देश हैं उसमें भी फैले हुए हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? पिछले कुछ सालों में इस जंगल की इतनी बर्बादी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर पेड़ों को काटा गया है, एग्रीकल्चर करा जा रहा है वहाँ पर, मतलब जंगल को पूरी तबाह करके वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाई जा रही है। हज़ारों की कगार में पेड़ काटे गए हैं और हर साल इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। नाउ इसी चीज़ को रोकने के लिए अभी क्या हुआ है, 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, जो पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है हमारा, उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, तो 8 कंट्रीज़ साथ में इकट्ठी आ चुकी हैं। इकट्ठा आने के बाद में इन्होंने ट्यूसडे वाले दिन क्या किया है, एक संगठन को, एक अलायंस को लॉन्च कर लिया है, एक ग्रुप बना लिया है।
और वो जो 8 कंट्रीज़ हैं उस ग्रुप में मिलकर काम करेंगी ताकि अमेज़न के जंगल में जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, पेड़ों की कटाई चल रही है, इसके ऊपर बिल्कुल पूर्ण तरीके से रोक लगाया जा सके, उसको ख़त्म कर दिया जाए डिफॉरेस्टेशन को, तभी जाके जंगल बच पाएंगे। क्योंकि एक तरफ हम फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरीके का अगर यहाँ पर काम चलेगा तो इसके कोई बेनिफिट होंगे नहीं। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि देखो, अमेज़न कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया है और ब्राज़ील इस यहाँ पर कह सकते हो कि बोल रहा है कि एक नया पूरा का पूरा ग्रुप है जो कि जिसका एक नया एजेंडा होने वाला है कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। और एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बोला यह है कि इसके लिए हमें मेन फोकस पहले अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर रखना होगा। जो ये मेंबर्स हैं इसके अंदर में वो हैं बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनेम और वेनेजुएला। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को साइन किया है और बोला है कि जो कई सारी कगार में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसको हम पूरी तरह से रोक देंगे इस अमेज़न के जंगल के अंदर में। तो इस पूरे मीटिंग को, इस समिट को, 2 दिन का समिट चल रहा था, इस सम्मेलन में जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कई सारी बातें बोली हैं। इन्होंने बोला है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है यहाँ पर, इसके लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि एक बड़ा एक्शन हम लें ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए हमें क्या, ब्राज़ील के अंदर में जो खासकर अमेज़न के लेकर डेवलपमेंट से उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रकार से जंगल की प्रोटेक्शन को लेकर ये पहला ऐसा सम्मेलन देखने को मिलेगा जो कि पिछले 14 साल में हुआ है। पिछले 14 ईयर्स में पहला ऐसा सम्मेलन है, ऐसा समिट है जहाँ पर 8 कंट्रीज साथ में आई हैं। ऐसा सम्मेलन 1995 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर वापस से इस प्रकार की जो चीज़ें वो स्टार्ट की जा रही हैं इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर मैं आपसे दिखाऊँ कि ब्राज़ील और ये सारी कंट्रीज़ जिसके अंदर अमेज़न के जंगल फैले हुए हैं वो कहाँ पर है, देखो ये हमारा पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। कौन सा वाला, ये आपको पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। इसमें कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। ये जो जंगल फैले हुए हैं ये पूरे के पूरे अमेज़न के जंगल हैं। और जो भी देश के नाम मैंने लिया, जैसे गुयाना, सूरीनेम, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अमेज़न के जंगल का कह सकते हो, इस जंगल को शेयर करती हैं। थोड़ा थोड़ा जंगल कहीं ना कहीं इन सभी देशों में पड़ता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एरिया जो है ब्राज़ील के अंदर में पड़ता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ना अब थोड़ा सा कुछ रिपोर्ट आई उसका डिस्कशन कर लेते हैं। लिविंग अमेज़न रिपोर्ट 2022 आई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू, और उन्होंने ये बताया कि ये जंगल जो अमेज़न के, इसका 35% एरिया या तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया या बर्बाद हो गया। आप इमेजिन करो, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल 35% एरिया ख़त्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी अभी जो पिछले साल 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी ना इजिप्ट के अंदर, शर्म एल शेख में, उस दौरान इस रिपोर्ट ने ये बताया कि 35% का जो रेन फॉरेस्ट इस जंगल का एरिया है वो पूरी तरह से टोटली ख़त्म हो गया है, डिग्रेड हो चुका है। और बाकी सारा जो एरिया है उसको दूसरे पर्पज़ के लिए, 18% ऐसा एरिया इस जंगल का जिसको दूसरे पर्पज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अमेज़न फॉरेस्ट को सबसे बड़ा खतरा 3 चीज़ों से है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाइयाँ, दूसरा आग लगना, कई बार आग लग जाती है और बड़ी बड़ी आग लगी हैं पहले भी, और तीसरा यहाँ पर डिग्रेडेशन, लगातार ये जो जंगल इसको बर्बाद करना। उसके बाद इस जंगल के आसपास जो नदियाँ हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो रही हैं, पॉल्यूटेड होती चली जा रही हैं, पानी का लॉस देखने को मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगातार स्टार्ट की जा रही हैं, कह सकते हो जंगल के अंदर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपना जा रहा है, पेड़ों की कटाई करके खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, पुअर प्लानिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिससे अगेन बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। लगभग 600 के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो अमेज़न नदी के आसपास ऑपरेशन में हैं, मतलब वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। मतलब अमेज़न जंगल में जो नदियां हैं ना उनके आसपास 600 के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप इमेजिन करो 600 प्रोजेक्ट। बाकी 400 ऑपरेटिंग और प्लान डैम्स, जो डैम्स हैं ये बनाए जा रहे हैं, बड़े सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं बहुत सारा केमिकल और मरकरी को नदियों में छोड़ने वाले हैं, वहाँ की नदियाँ पूरी तरह से बर्बाद होने वाली हैं। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बस खाली दोस्तों जो आपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना कि अमेज़न फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कौन कौन से कंट्रीज़ में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 40% जो अमेज़न के जंगल है वो ब्राज़ील में है, उसके अलावा गुयाना के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो इस जंगल के आसपास नॉर्थ में गुयाना हाईलैंड्स हैं, वेस्टर्न साइड में इसके एंडीज माउंटेन्स हैं, सदर्न साइड में इसके ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेट्यू है और ईस्टर्न साइड में इसके अटलांटिक ओशन है इस जंगल के, ठीक है। क्लियर, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3, हमारा जो इकॉनमी वाला सेक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, ओपन मार्केट सेल स्कीम, पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है।
लेकिन आज मैटर क्या है पहले उसको जान लेते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, मार्केट में जो हमारे वीट है, जो हमारे फूड ग्रेन्स है, जो अनाज है, चावल है, गेहूँ है, आटा है, इनके जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो उन प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उन प्राइसेस को कम करने के लिए हमारी केंद्र सरकार क्या करेगी, जो स्टॉक में बहुत सारा फूड ग्रेन्स रखा हुआ है, स्टॉक में जो यहाँ पे इन्होंने अनाज रखा हुआ है, उसको ओपन मार्केट स्केल के माध्यम से मार्केट में रिलीज़ किया जाएगा। मार्केट में ये थोड़ा ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइस है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसके जो प्राइसेस है ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने हैं ही। अभी क्या हो रहा है कि फूड ग्रेन्स में जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुए, इसकी वजह से जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने वेडनेसडे के दिन में डिसाइड किया है कि लगभग 50 लाख टन के आसपास जो वीट होगा, 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल, इसको ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से जो है सेल किया जाएगा, मार्केट में उतारा जाएगा इतना अनाज, जिससे प्राइस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में ये जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल हो जाएंगे, तो प्राइसेस के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉस्ट होने वाला है इस रिडक्शन का, उसको एडजस्ट किया जाएगा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से, और ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है। बोला जा रहा है कि गेहूं के जो प्राइसेस हैं वो पिछले कुछ समय पर 6.77% से बढ़ चुके हैं रिटेल मार्केट में, और होलसेल मार्केट में 7.37% से इंक्रीज़ हो चुके हैं पिछले एक साल के अंदर। और यही सिमिलर केस चावल में भी देखने को मिला है। चावल के अंदर भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 10.63% और 11.12% से, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है, ये जो अनाज है, इसको उतारा जाएगा, ताकि जो हमारा लगभग जो देश की जनता है 140 करोड़ पीपल है, उनको डायरेक्टली बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार का कहना है। इनका कहना है कि देखो पहले भी कई सारा वीट मार्केट में रिलीज़ किया गया था, लेकिन क्या है ना, उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अगर पर क्विंटल के हिसाब से देखें तो एक समय पर जो प्राइस है ये 2136 रुपये पर क्विंटल था, फिर बाद में बढ़कर 2254 पर क्विंटल हो गया। उसके बावजूद भी मार्केट में वीट बच नहीं रहा है, उसके बाद भी मार्केट में वीट बहुत ज़्यादा कम है। ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि मार्केट में गेहूँ की डिमांड है कितनी ज़्यादा, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है। तो आपको इकॉनमी में पता है भाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मतलब उस प्रोडक्ट के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अभी कहीं ना कहीं हमें सप्लाई को भी मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसी सप्लाई को बैलेंस करने के लिए जो सरकार है वो इस ओपन मार्केट सेल के माध्यम से कुछ जो अनाज जो फूड ग्रेन्स उसको रिलीज़ करने की बात कर रही है। बात क्लियर हो गई ना। ये ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि अब की बार प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल आ सकता है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कई बार ये न्यूज़ में आ चुका है। अब देखो, इस ओपन मार्केट सेल स्कीम को समझने से पहले आपने समझना होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। FCI, भारत का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, यही यहाँ पर इस स्कीम को मेनली चलाता है। देखो होता क्या है ना, हमारी सरकार जो है, खासकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कई सारा जो फूड ग्रेन्स है उसको परचेज़ करके अपने पास में रख लेता है। ठीक है, आपके पास में राशन में जो सामान आ भी रहा है, राशन जो मिल रहा है, वो भी FCI की साइड से रिलीज़ सारा का सारा फूड ग्रेन्स है। FCI क्या करता है, हमारे किसान भाइयों से MSP पर यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सस्ते दाम में जो ये अनाज है इसको परचेज़ करने के बाद में अपने पास में रखता है, और उसके बाद में जितनी डिमांड होती है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है मार्केट के अंदर में उस हिसाब से, और जो बचता है कुछ यहाँ पे ये अपना बफर स्टॉक भी मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में अपना एक बफर स्टॉक भी होता है। एक बफर स्टॉक होता है, एक होता है सरप्लस स्टॉक। अब बफर स्टॉक कौन सा है? बफर स्टॉक वो है जो बेसिकली कभी क्राइसिस में काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोविड-19 में क्या हुआ कि ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद हो गया, सारा काम बंद हो गया। सारा काम के साथ साथ यहाँ पे कह सकते हो, मान लो कोई क्राइसिस आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादा बढ़िया से ग्रोथ नहीं हो पाई है, तो उस दौरान यहाँ पे जो कमी होगी मार्केट के अंदर में गेहूं की, वो बफर स्टॉक से पूरी की जाएगी। लेकिन वहीं पर एक सरप्लस स्टॉक भी है। सरप्लस स्टॉक का मतलब है यहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में जितना भी अनाज रखा था, इन्होंने जो यहाँ पर कह सकते हो मार्केट में रिलीज़ किया, उसके बाद इनके पास में कुछ एक्स्ट्रा बच गया, सरप्लस स्टॉक बच गया। जो एक्स्ट्रा जो वीट और राइस इनके पास में बचता है, इसी को ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, ऑक्शन कह सकते हो इसको, यानी कि इसके ऊपर बोली लगवा कर ओपन मार्केट में ये अनाज को रिलीज़ कर दिया जाता है। और ओपन मार्केट में ये अनाज की जो सप्लाई होती है, ये इसी ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से होती है। तो इस OMSS इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है, जो सरप्लस स्टॉक गेहूं और चावल का होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में, इसको मार्केट में लेकर आना, ओपन मार्केट में पहुंचाना। तो अच्छा, ये ऑक्शनिंग, ये बोली कैसे लगवाई जाती है? तो FCI क्या करता है, हर सप्ताह वीकली बेसिस पर क्या होता है, ये ऑक्शन कंडक्ट होता है। ठीक है, और कहाँ पे कंडक्ट होते हैं? एक प्लेटफॉर्म है हमारा, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। तो इसी प्लेटफॉर्म पर ये सारा का सारा काम होता है। एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है भारत के अंदर में, जो कि हमारे जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं,
जो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग करते हैं उनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है यहाँ पर अपना व्यापार को बढ़ाने का। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नाउ ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, अगेन प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया बेसिकली यहाँ पे सरकार की खुद की एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जो कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज करती है। फूड सिक्योरिटी सिस्टम मतलब देश भर में अच्छे से सभी तक अनाज पहुंच पा रहा है, अफोर्डेबल में या नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसको यहाँ पर मेन फोकस में रखना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत, ये 1964 का एक कानून है जिसके तहत इस बॉडी को लेकर आए और 1965 यानी अगले ही साल इसको बनाया गया था इस एक्ट के बाद। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फूड ग्रेन्स, जो अनाज है हमारे देश में, उसको प्रॉपर मात्रा में, इनफ मात्रा में अवेलेबल करवाना और मार्केट के अंदर में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो अभी भी यहाँ पर एफसीआई वही कर रहा है कि मार्केट में जो प्राइस बढ़ चुके हैं उसको स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लस ये अपना बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि अगर कोई ऐसा समय आता है जहाँ पे अनाज की कमी हो जाए या कोई क्राइसिस आ जाए तो वहाँ पर ये इस बफर स्टॉक का यूज़ करके अपना जो अनाज है उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, मार्केट में पहुँचाते हैं। इवन यहाँ पे जो पीडीएस सिस्टम काम करता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, राशन के फॉर्म में आपके घर में जो अनाज आ रहा है राशन से, ठीक है, उसके लिए भी एफसीआई रिस्पॉन्सिबल है। एफसीआई क्या करता है, यहाँ पर ये फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरे देश में, लोगों के घरे तक यहाँ पर खाना पहुँच पाता है इस पीडीएस सिस्टम के माध्यम से। बाकी जो उनके पास में सरप्लस जो एक्स्ट्रा बच जाता है, सबके पास पहुँचाने तक राशन में सारा अनाज देने के बाद सरप्लस बचता है, उसको लेकर ये वीकली बेसिस पर बोली लगवाते हैं और ये मार्केट में अनाज को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एक बार यूपीएससी ने 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लेकर था, तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलो अब क्वेश्चन पर आए तो बता ही देता हूँ मैं। ये एनएफएसए एक्ट 2013 को लेकर सवाल था कि भाई 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे यहाँ पर आपसे ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेकर भी सवाल बन सकता है, इसी वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी केवल थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लेकर केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी ऊपर वाला यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला गलत है। ठीक है, कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये केवल उन्हीं फैमिलीज़ के लिए वर्क करता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी के अंडर में है, केवल वही लोग एलिजिबल हो पाते हैं, उनको ही ये फूड ग्रेन मिल पाएगा इस एक्ट के तहत। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। देन उसके बाद में सेकेंड स्टेट बोलता है कि जो एल्डेस्ट वेमेन होती है घर के अंदर में, जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं राशन कार्ड के पर्पज़ के लिए वो कहीं ना कहीं घर का हेड की तरह दिखाई जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही है और हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थर्ड वाला स्टेटमेंट बात करता है जो प्रेग्नेंट वेमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनको टेक होम राशन के तहत इनको बोला गया कि इनको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस स्कीम के तहत, 1600 कैलोरीज पर डे के हिसाब से प्रेगनेंसी और 6 महीने के प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद भी। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ध्यान रखना है। आप क्योंकि इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते थे जब आपको थोड़ा सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ा होता या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी होती है। ठीक है, तो खैर अभी मतलब एक अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे इसके बारे में हमने समझ लिया। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा और रिलेवेंट होने वाला है, इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए भी एक रेलिवेंट टॉपिक आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इकोनॉमी के लिए भी एक रेलिवेंट टॉपिक है, तो जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। तो जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट ने यहाँ पर मतलब इस कमेटी ने पार्लियामेंट की सरकार से क्वेश्चनिंग की है और सरकार से बोला है कि आप इंश्योर करो कि जो फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है ये सही से हो पाए हमारे देश में, हम लोकल प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। क्योंकि आज क्या हो रहा है, बहुत सारा फर्टिलाइज़र, बहुत सारा जो खाद है उसको हम अलग अलग देशों से परचेज़ कर रहे हैं, यानी भारत की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा है फर्टिलाइज़र को लेकर। फर्टिलाइज़र मतलब खाद जिसका हम यूज़ कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, खेती बाड़ी के अंदर में, ताकि हमारी फसलें बेहतर तरीके से उगाई जा सकें, उनको कीड़ों से बचाया जा सके। तो आप कह सकते हो खाद में, इन फर्टिलाइज़र में कई सारी प्रकार की आती है। एक तो यूरिया आता है, यूरिया का नाम आपने कई बार सुना होगा। यूरिया के अलावा डीएपी आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एमओपी आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एनपीके आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यूरिया ही यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि यूरिया सस्ता पड़ जाता है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल, इसके बारे में याद रखना है। अब हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइज़र है इसका शॉर्टेज हमारे देश में देखने को मिल रहा है, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से इस फर्टिलाइज़र को परचेज़ कर लेते हैं। रिपोर्ट्स का कहना यहाँ पर यह है कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है फर्टिलाइज़र को लेकर, जैसे यूरिया और बाकी फर्टिलाइज़र का नाम मैंने आपको बताया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, तो ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ना, इनका जो प्रोडक्शन है
हमारे देश में नवंबर 2022 तक ये लगभग 281.83 लाख टन के आसपास का था। तो इतना जो प्रोडक्शन है हम लोगों ने वो किया, इतने खाद का प्रोडक्शन देश में किया। लेकिन हमारे देश का पता है कंजम्पशन कितना था? कंजम्पशन था 401.46 लाख टन के आसपास। ठीक है, 281 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है, 401 लाख टन के आसपास कंजम्पशन है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसका पूर्ति कहाँ से कर रहे हैं हम? उसकी पूर्ति कर रहे हैं दूसरे देशों से। इस यानी कि कितना बचा 119 के आसपास, जो 119 लाख टन के आसपास जो कमी पड़ रही है, इसको हम पूरा कर रहे हैं अलग अलग देशों से फर्टिलाइज़र को परचेज करके। जबकि कहना यह है कि भारत में कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम इन फर्टिलाइज़र का जो शॉर्टेज है इसकी पूर्ति हम अपने देश में ही प्रोडक्शन करके कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट को इंश्योर करनी होगी कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो हर एक स्टेट में अवेलेबल हो सकें और उसका जो प्रोडक्शन है हमारे देश में हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होगी तो एक चिंता वाली बात है अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर में। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस कमेटी ने और भी कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, जैसे कि जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, उसके ऊपर 5% की जीएसटी लगाई गई है। जबकि जो रॉ मटेरियल है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे आपका देख पाओगे तो 18% के आसपास जीएसटी है। तो कहीं ना कहीं कमेटी जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है कि किस बेसिस पर आपने यहाँ पर ये टैक्स को डिसाइड कर रखा है, जबकि इन्हीं केमिकल्स का यूज़ हो रहा है हमारे फर्टिलाइज़र के अंदर में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। तो अगेन ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, खबर में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एग्जाम में क्या यहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। और आज का मेंस का क्वेश्चन जो है हमारे इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। और इसके लिए आपने थोड़ा सा पढ़ना होगा कि हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, उसमें क्या चैलेंजेस आज के समय पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, कैसे हम लोगों ने यूरिया के अंदर में थोड़ा बहुत ग्रोथ पाया है, वो सब मैं आपको अलग से डिस्कस करके बताऊंगा। तो अब स्क्रीन पर नीचे देखने की बारी है, इसको अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे दोस्तों कि फर्टिलाइज़र का जो स्टेटस है इंडिया के अंदर में वो क्या है। देखो, भारत ने पिछले 10 सालों में, मैं पिछले 10 साल का डेटा बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों के अंदर में 500 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास जो फर्टिलाइज़र है पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर कंज्यूम किया। और जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र है, नॉन यूरिया में मतलब हमारे MOP, DAP, NPK ये वाले फर्टिलाइज़र आते हैं। यूरिया अलग से हो गया, वाइट कलर का दानेदार आपने देखा होगा। ठीक है, नॉन यूरिया वाला जो MOP, DAP है, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है और इस चक्कर में जो ज़्यादातर फार्मर्स है वो क्या करते हैं, यूरिया का यूज़ करते हैं। और इसी चक्कर में हमने पिछले कुछ समय पर देखा कि यूरिया का यूज़ तेज़ी से बढ़ता हुआ चले जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। और कई बार यहाँ पे यूरिया का यूज़ अभी स्टार्टिंग में जब आया था, लॉन्च हुआ था यूरिया वाइट कलर का दानेदार, तो उसका इलीगल यूज़ हो रहा था। एग्रीकल्चर के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ पर उस यूरिया का यूज़ कर रहे थे। दूध में मिलावट के तौर पर यूरिया का यूज़ किया जा रहा था अलग अलग पर्पज़ की वजह से। अब क्या हुआ कि उसका जो इलीगल डाइवर्जन हो रहा था यूरिया का, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग कर दी। नीम की कोटिंग कर दी, यानी कि सफ़ेद कलर का यूरिया था फिर वो हरा कलर का आने लगा। और अब नीम की कोटिंग के करने के बाद में बोला ये जाता है कि यूरिया की जो कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वो और बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है। तो यूरिया में हमने इस प्रकार का चेंजेस करे। क्यों? क्योंकि इसका गलत तरीके से यूज़ हो रहा था, प्लस यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मर्स आज भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सस्ता है। अब जब नीम कोटिंग की गई तो नीम कोटिंग से कई सारे फ़ायदे मिले हैं, पहले वो समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने ये मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया सभी के सभी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो जो भी नीम कोटिंग, जो भी यूरिया होगा उसको 100% वो नीम कोटेड यूरिया की तरह प्रोड्यूस करेंगे, उसके ऊपर नीम की कोटिंग की जाएगी, वो हरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब नीम कोटिंग के बेसिस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज़, जो नीम कोटिंग यूरिया का आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करोगे, उसको छिड़कोगे खेत में, तो इससे सॉइल यानी मिट्टी की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। उसके अलावा प्लांट को बचाने के लिए जो आप केमिकल्स यूज़ कर सकते हो उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। प्लस जो यहाँ पर कीड़े मकोड़ों के अटैक होते हैं फसल के ऊपर में, वो थोड़े से कम हो सकेंगे। उसके अलावा जो हमारी शुगर केन है, मेज़ है, पैडी है, सोयाबीन है, इनका अच्छा प्रोडक्शन हो सकेगा। उसके अलावा जो नीम कोटिंग है ये कहीं ना कहीं हमारा मिट्टी के अंदर में जो डिजोल्यूशन, यूरिया का जो डिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, यूरिया जैसे घुलता है ना मिट्टी में, उस पूरे रेट को, जितनी गति से घुलता है उस गति को यहाँ पे कम करने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूरिया का यूज़ हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया। जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा था उसको यूज़ करना बंद किया क्योंकि इस पर नीम की कोटिंग हो गई। प्लस यहाँ पे क्योंकि ये जो यूरिया है ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है सॉइल के अंदर में, तो इसमें से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहीं ना कहीं बहुत ही धीरे धीरे रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे रिलीज़ होकर अच्छे से यहाँ पर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ, बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का सिनेरियो दे रहा हूँ। यूपीएससी ने एक बार इसको लेकर सवाल भी पूछ लिया था।
सवाल क्या था, यूपीएससी का 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में पूछा, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बना कि नीम कोटेड यूरिया एग्रीकल्चर के अंदर में क्यों सरकार प्रमोट कर रही है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अच्छा, आप चूज़ कर सकते हो। ज़रा थोड़ा सा वीडियो को रोक करके, ठीक है, अपने आप से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। खैर, मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन वीडियो रोक करके आप आंसर दो, और आंसर अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो चलाना नहीं है आगे, आंसर तो मैं आपको बता दूंगा। तो नीम कोटिंग यूरिया का जो मेन यूज़ आपको क्या देखने को मिलेगा, मेन यूज़ आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो ये नीम कोटिंग है ये क्या करेगा, मिट्टी के अंदर में यूरिया का जो डिसोल्यूशन है इसकी गति को थोड़ा सा कम कर देगा, स्लो कर देगा, जिससे एफिशिएंसी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि अभी बाद में अलग अलग करके पढ़ते तो समझ में नहीं आता। इस चक्कर मैंने यूरिया को जब पढ़ाया तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझा दी है। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि साल 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच में जो भारत ने इम्पोर्ट किया है फर्टिलाइज़र, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। 8% से बढ़ोतरी नज़र आई है। एक समय पर हम लोगों ने 18.84 मिलियन टन्स के आसपास इंपोर्ट किया था फर्टिलाइज़र, और अब यहाँ पर 8% से बढ़ोतरी यानी 20.33 मिलियन टन्स के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं। ये भी डेटा 2020-21 का है। और उसके बाद अब का डेटा देखेंगे तो अगेन जो इम्पोर्टिंग है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि भारत जिस तरीके से निर्भर है अलग अलग देशों के ऊपर में, उस निर्भरता को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने अपने टारगेट सेट करे। उन्होंने ये बोला कि 2025 तक या फिर आने वाले 4 सालों के अंदर में हम कोशिश करेंगे अलग अलग देशों के ऊपर जो ये निर्भरता है उसको ख़त्म कर सकें। इसके लिए सरकार ने क्या किया, लिक्विड नैनो यूरिया बना लिया। अभी तक जो यूरिया बन रहा है वो कौन सा है, नीम कोटिंग वाला यूरिया। अभी भी वो दानेदार है, लेकिन क्या है, उस पर हरा कलर का कोटिंग कर दिया गया। अब यूरिया की फॉर्म ही बदल दी गई। सरकार ने यहाँ पर इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी कर दी है। लिक्विड नैनो यूरिया पता होना चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। यानी वैसे आपको पता है जो नॉर्मल यूरिया का एक बैग आता है वो बैग लगभग 50 किलोग्राम का होता है, और जो लिक्विड नैनो यूरिया की बॉटल आती है ये बॉटल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आधे लीटर की होती है, 500 ml के आसपास की। और ये 500 ml की जो बॉटल है ये कहीं ना कहीं 50 किलोग्राम के बैग को टक्कर दे सकती है, इसी के बराबर की है ये आप कह सकते हो। समझ गए? तो इस प्रकार से इसी को नाम दिया गया है नैनो यूरिया। तो ये बेसिकली एक यूरिया है, किसके फॉर्म में, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या करता है, हमारा नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है हमारे प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। तो एक लिक्विड फॉर्म में है ये कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल जो कन्वेंशनल यूरिया है उसको रिप्लेस कर सकता है। ये आधे लीटर की बॉटल कहीं ना कहीं 50 किलोग्राम के बैग के बराबर मानी जाती है। और इसी के लिए हमारे देश में पहला जो लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट है उसका उद्घाटन किया गया था कलोल, गुजरात के अंदर। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल और आर्टिकल से रिलेटेड ये कुछ इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन वो है जो पिछले 6 महीनों में न्यूज़ में रही है। लिक्विड नैनो यूरिया रिसेंटली न्यूज़ में था, याद होगा, थंबनेल भी बनाया था मैंने, वो भी आर्टिकल आपका कवर हो गया। फर्टिलाइजर सेक्टर वो भी कवर हो गया, नीम कोटेड यूरिया वो भी कवर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे इस फर्टिलाइज़र सेक्टर में कई सारी प्रॉब्लम्स, जैसे यूरिया के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि ये दाम सस्ते हैं, बाकी सारे के प्राइसेस ज़्यादा हैं, ऐसे कई सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं आज का मेंस का क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस द फर्टिलाइजर वोज इन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। वोज का मतलब होता है संकट, परेशानियाँ, ठीक है। तो डिस्कस द फर्टिलाइजर वोज इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय एग्रीकल्चर के अंदर, भारतीय कृषि के अंदर में जो ये फर्टिलाइज़र है इसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर चर्चा करनी है। सेकंड, यहाँ पे आपने इसके अंदर बताना है, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताना है। डू यू थिंक इंडिया कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़ रिगार्डिंग फर्टिलाइज़र। क्या आपको लगता है क्या भारत दूसरे देशों के ऊपर में फर्टिलाइज़र को लेकर जो निर्भरता है उसको कम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना कि आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू को भी टैकल कर रहे हो कि हाँ आपके सामने इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, ठीक है। तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। भारतीय कृषि में उर्वरक संकट पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि भारत उर्वरक के संबंध में विदेशों पर निर्भरता कम कर सकता है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सेंड करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो दोस्तों साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये जो PMJY स्कीम है इसको डिफेंड किया है। PMJY का मतलब यहाँ पर क्या है, यह है
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेंड किया है। डिफेंड किया है मतलब क्या इस पर कोई इल्ज़ाम लगे हैं? हाँ, देखो जो सीएजी है, सीएजी मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस सीएजी के बारे में मेंशन कर रखा है। तो आज के समय के जो सीएजी हैं, हमारे इंडिया के सीएजी कौन है? वो हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। तो सीएजी की जो यहाँ पर ऑडिटिंग है, क्योंकि इनका मेन काम यही होता है कि जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में फ्रॉड है या सरकार पैसा कहाँ पे खर्च कर रही है ना, सरकार के एक्सपेंडिचर्स क्या है, कमाई क्या है, उनका एनालिसिस, उनकी तहकीकात करने का काम करता है सीएजी। तो सीएजी ने यहाँ पर क्या करा है कि बहुत सारे जो फ्रॉड्स हैं, मल्टीपल फ्रॉड्स को एक्सपोज किया है इस स्कीम को लेकर, इस पीएमजेएवाई स्कीम को लेकर। ठीक है। तो सीएजी का जो ये बात बोली गई है, इसी के रिस्पॉन्स में हेल्थ मिनिस्ट्री ने पीएमजेएवाई को डिफेंड किया और बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा सीएजी यहाँ पर बोल रहे हैं। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद लोकसभा के अंदर में मंडे में प्रस्तुत की है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि बहुत सारे जो केसेस हैं इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर में, वहाँ पे कि देखो ये जो योजना है ना, ये हमारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने का काम करती है। तो इनका कहना यह है कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं, डेड हैं, उनका ट्रीटमेंट जा रहा है। ये 1000 ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि सेम मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं इस स्कीम के अंदर में। बोला जा रहा है ऑलमोस्ट 7.5 लाख पीपल, कितने? 7.5 लाख पीपल ऐसे हैं इस स्कीम के अंदर में जो कि बेनिफिट्स उठा रहे हैं, लेकिन उनका जो नंबर रजिस्टर्ड हुआ है वो सिंगल सेलफोन नंबर है और वो सब है 9999 करके यहाँ पर ये नंबर है, एक ही नंबर से रजिस्टर्ड है। इवन तमिलनाडु के अंदर में लगभग 4761 रजिस्ट्रेशंस किए गए हैं केवल 7 आधार नंबर से, मतलब 7 आधार नंबर्स कॉमन है इन 4,500 से ज़्यादा कह सकते हो कि आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन, मतलब इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया इस कॉमन 7 आधार कार्ड के नंबर से। तो अब ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस तरीके से एक ही मोबाइल नंबर यूज़ करके 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक ही यहाँ पर आधार कार्ड यूज़ करके इतने हज़ारों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं पर लैग कर रही है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे ये हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका कहना यह है कि हाँ, हो सकता है इनिशियली यानी स्टार्टिंग में ये हुआ हो। मिनिस्ट्री ने नोट आउट किया है कि देखो स्टार्टिंग में ना ये ज़रूरी नहीं था बेनिफिशरीज़ के लिए कि वो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करवाएं, ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब से इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं, एक करेक्टनेस किया गया था बाद में, और वो ये था कि अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। तो अब से यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाया जा रहा है और ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होगी। जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो कर दिए गए और बाकी चेंजेस आने वाले समय पर करेंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल जिनका वैलिड मोबाइल नंबर है उन्हीं को ही यहाँ पर इस स्कीम के अंदर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने इस स्कीम को डिफेंड किया है। समझ गए? तो थोड़ा सा पीएमजेएवाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस और एश्योरेंस स्कीम है जिसको यहाँ पे सरकार की साइड से फंडिंग मिलती है। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था और बोला जाता है कि यहाँ पर फैमिली के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो दिया जाता है सेकेंडरी केयर के लिए। सेकेंडरी केयर मतलब कोई सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल होते हैं, और टर्शरी केयर जो अगेन सुपर स्पेशलिस्ट जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पर कोई पेशेंट है और अगर वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के अंडर में आ रहा है, वो रजिस्टर्ड है, तो उसको कम से कम 5 लाख रुपये पर फैमिली का जो सपोर्ट है वो मिल सकता है। ठीक है, अगर वो सेकेंडरी हॉस्पिटल या टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर में ट्रीटमेंट ले रहा है तो इस पीएमजेएवाई के अंदर में कैशलेस और पेपरलेस सर्विसेज देने की बात की जाती है जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हॉस्पिटल्स के अंदर में, ताकि उनका जो इलाज है वो हो सके। अब इसमें कौन कौन से, मतलब ये जो हेल्थ बेनिफिट है किस किस चीज़ को मिलता है, मतलब कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब मान लो इन हॉस्पिटल्स के अंदर में किसी की सर्जरी हो गई तो 5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी गवर्नमेंट की साइड से, या मेडिकल कोई केयर है, मेडिकल या फिर कोई डे केयर ट्रीटमेंट चल रहा है, या दवाइयों की कॉस्ट, या कोई कह सकते हो कि आप जाँच करवाने आए हो, तो उसका भी जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि इस स्कीम के तहत ना एक अमाउंट फिक्स कर देती है सरकार कि भैया हॉस्पिटल में इन लोगों से, क्योंकि ये इस स्कीम के अंदर में रजिस्टर्ड हैं, तो इनसे ये फिक्स्ड अमाउंट लिया जाएगा। तो जो अमाउंट फिक्स करा गया है उस फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर ये हॉस्पिटल्स नहीं ले सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये उन्हीं बेनिफिशरीज़, आज के समय पर ऐसे बेनिफिशरीज़ जो हमारा जो लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर जो डेटा है सेंसस का, उसी सेंसस के अंदर में जो भी यहाँ पे लोग हैं उन्हीं को बेनिफिट्स जो हैं इस स्कीम के मिल रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्कीम है टारगेट कर रही है। ठीक है, अब क्या है, देखो यहाँ पर एक बार कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाता है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है, इंश्योर्ड हो जाता है, यानी उसका इंश्योरेंस यहाँ पर हो चुका है इस स्कीम के तहत, तो वो हॉस्पिटल में जाकर जो ये बेनिफिट्स है वो ले सकता है। इसकी फंडिंग कैसे होती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है,
फंडिंग में 60:40 का रेशियो देखने को मिलेगा। देखो सभी राज्य और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे रेशियो 60:40 का है। मतलब 60% हमारी केंद्र सरकार पैसा खर्चेगी और 40% उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी की सरकार खर्चेगी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, या जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ सभी जगह पर आप देखोगे तो ये रेशियो 90:10 का है, यानी कि 90% हमारी केंद्र सरकार खर्चेगी और 10% वहाँ की सरकार यानी वहाँ की राज्य सरकार। और जो हमारे यूटीज़ हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज ऐसे जहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई विधानसभा वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो कि बिल्कुल हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आ रहे हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार 100% पैसा खर्चेगी। समझ गए? तो ये फंडिंग का पूरा ये रूल चल रहा है। नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक आज के समय की बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, जिसका मेन काम है इसको यानी PMJY को अच्छे से लागू करना। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ एजेंसीज़ है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है इस स्कीम को राज्यों के अंदर में लागू करने के लिए। समझ गए? तो PMJY आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ इस आर्टिकल के अंदर जो पार्ट 2 है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने यहाँ पर इन फ्रॉड्स को एक्सपोज किया है। तो CAG कौन होते हैं और दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, जिसको हमारे संविधान के आर्टिकल 148 के तहत बनाया गया है। इस CAG का मेन काम होता है कि भारत सरकार के जो भी पैसे का रिसीट हुआ है, यानी कि जो भी इन्होंने कमाई की है, जो भी खर्चे हो रहे हैं, उसकी पूरी ऑडिटिंग करना, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है? और उसके बाद में केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये नहीं देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, प्लस और भी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ अथॉरिटीज़ जिसको सरकार पैसे दे रही है, सबकी जो ऑडिटिंग का काम है, सबके पास में जो पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, खर्च रहे हैं, उसकी ऑडिटिंग का काम हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास में होता है। CAG की जो रिपोर्ट है, फिर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में पार्लियामेंट के अंदर में प्रस्तुत करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। वो पार्लियामेंट की रिपोर्ट देखी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो कि यहाँ पर एक स्पेशल कमेटी मानी जाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो भी यहाँ पर इस रिपोर्ट्स को देखती हैं। ये जो CAG है, ये CAG कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट है ना, उन डिपार्टमेंट का हेड भी माने जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारे संविधान के अंदर में जो CAG इनके बारे में कई सारे आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ठीक है? आर्टिकल 148, 49, 50 और 51। तो ये जो आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद के अंदर में CAG के बारे में मेंशन किया गया है, और जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है, सैलरीज़ क्या हैं, पर्क्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। समझ गए? और आज के समय पर जो हमारे CAG हैं वो कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू यानी GC मुर्मू। ठीक है? और जो CAG होते हैं इनका सेम स्टेटस होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होता है ना, उसी प्रकार का स्टेटस इनका भी होता है। अब इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है ये भी ध्यान रखना। CAG जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं हमारे भारत के प्रेसिडेंट के थ्रू। भारत के राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी हमारे प्रधानमंत्री रिकमेंडेशन देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उनसे कि हाँ इनको CAG बनना चाहिए, तब प्रेसिडेंट उसके ऊपर सोच समझ के जो है उनको CAG बनाते हैं लास्ट में साइन करके। और अपॉइंटमेंट करते वक्त यहाँ पे CAG को एक शपथ भी लेनी पड़ती है, जैसा होता ही है जनरली सभी जगह पर, तो हमारे राष्ट्रपति के सामने एक शपथ वगैरह ली जाती है। क्वेश्चन यह है कि इनको हटाया जा सकता है इनके पद से? हाँ, हटाया जा सकता है। CAG को रिमूव किया जा सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। कैसे? अगर वो मिसबिहेव करते हैं या उनकी इनकैपेसिटी प्रूव हो जाती है कि वो व्यक्ति अब सक्षम नहीं है काम करने के लिए, तो जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा लोकसभा, ये मिलकर क्या कर सकते हैं, ये CAG को रिमूव कर सकते हैं। तो CAG का जो टाइम पीरियड होता है वैसे 6 साल का होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। 6 साल का, या फिर उस व्यक्ति की जो उम्र है वो 65 साल तक हो जाए, यानी जो भी चीज़ पहले पहुंच जाए। मान लो कोई पर्सन CAG बना, अगर वो 65 साल का पूरा हो जाता तो उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, या 6 साल उसने सर्व कर लिया तो वो भी यहाँ पर टेन्योर खत्म हो जाएगा, जो भी पहले पहुँच जाए। समझ गए? आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नौ आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, दोनों बहुत बहुत ज़्यादा खास हैं। सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, प्रभास रंजन जी के आर्टिकल काफ़ी अच्छे होते हैं और कई सारे आर्टिकल्स इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, खासकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इंटरनेशनल इशूज़ को लेकर बढ़िया आर्टिकल्स यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है? तो इनका एक आर्टिकल है, आज ये बात करते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स के बारे में। अच्छा, क्लस्टर बॉम्ब हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। न्यूज़ में किस लिए था? क्योंकि अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो अपने क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं ये यूक्रेन को प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि यूक्रेन उस क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ कर सके USA के ऊपर में। ये यहाँ पर है, यानी इस पूरी लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो वही यहाँ पर ये राइटर समझाते हैं कि जिस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब्स को लेकर ये कंट्रीज़ बढ़ती चली जा रही है ना, वो घातक है। हमारे पास में ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं क्लस्टर बॉम्ब्स को लेकर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन कुछ देशों ने साइन नहीं कर रखे हैं। और उसको कुछ देशों ने साइन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करोगे।
क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब की वजह से जो लोगों की मौत हो रही है, मिलिट्री पर्सन्स की तो हो ही रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक है, उनकी भी यहाँ पर डेथ हो रही है। रशिया क्लस्टर बॉम्ब यूज़ कर चुका है यूक्रेन पर, यूक्रेन अब तैयार है क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करने के लिए। फिर रशिया का स्टेटमेंट पुतिन ने यहाँ पर बोल दिया है कि अगर यूक्रेन क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करेगा तो हमारे पास में इनफ मात्रा में क्लस्टर बॉम्ब्स रखे गए हैं, हम वो भी बरसा देंगे सारे। तो आप पहले ये सोचो कि क्लस्टर बॉम्ब्स के ऊपर ये टॉपिक चुना गया है, तो ये बॉम्ब कोई साधारण तो होगा नहीं, को मतलब कि अपने आप में एक कंसर्न वाली बात होगी। हाँ, एक चिंताजनक बात तो है। क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है पहले दोस्तों ये समझो, तभी आर्टिकल समझ में आएगा। तो दोस्तों क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एक पूरा गुच्छा, यानी एक साथ कई सारे बॉम्ब छूट जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब में एग्जैक्टली देखो कैसे काम करता है वो, एक पूरा का पूरा मिसाइल तैयार किया जाएगा, उसके अंदर छोटे 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 करके बहुत सारे जो बॉम्ब्स है वो भर दिए जाएंगे। कितने? लगभग 200 बॉम्ब भर सकते हैं एक कैनिस्टर के अंदर में। ये कैनिस्टर बनाया, इस कैनिस्टर के अंदर में छोटे छोटे करके 200 बॉम्ब्स हैं, और इस कैनिस्टर को मतलब फायर कर दिया। फायर करने के बाद में कैनिस्टर खुलेगा, खुलने के बाद में ये 200 बम 200 के 200 बम एक जगह पर गिर जाएंगे। ये बॉम्बलेट्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और ये गिर जाएंगे, और कई सारे तो हाथों हाथ विस्फोट हो जाते हैं, और कई सारे विस्फोट होते ही नहीं हैं, कई कई सालों तक पड़े रहते हैं। वो माइंस की तरह बन जाते हैं। माइंस समझ रहे हो ना? माइंस कई सारी जगह पर बिछा दी जाती हैं, पुरानी पुरानी माइंस मिलती रहती हैं कि उस पर वजन पड़ेगा एकदम से विस्फोट हो जाएंगी, फट जाएंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे क्या होता है कि कई सारे फट जाते हैं, कई सारे एज इट इज पड़े रहते हैं, और कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। वहाँ पे समझो लोग रहने लगे हैं, कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। इससे यहाँ पर आम नागरिकों की भी जान चली जाती है, खतरा जो है बना रहता है। आज के समय जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं इस क्लस्टर बॉम्ब के, सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन हैं? तो यूएस है, रशिया है, चाइना है, इजराइल है। ये सबसे बड़े यहाँ पर कह सकते हो प्रोड्यूसर हैं इस बॉम्ब के, सबसे ज़्यादा यही उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे राइटर क्या बोलते हैं, एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। देखो अभी ना रिसेंटली यूएसए की साइड से एक डिसीजन आया है। यूएस ने डिसीजन लिया है कि हम क्लस्टर वाले बॉम्ब्स को यूक्रेन को भेजने वाले हैं, और यूक्रेन को यहाँ पर एक नया सपोर्ट मिलेगा इन क्लस्टर बॉम्ब्स का, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर यूक्रेन को मजबूत बनाएगा रशिया को काउंटर करने में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पूरी मामला कंट्रोवर्सी में आ गया। क्यों? क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब जो है ये ऐसे वेपन्स है जो कि बहुत रेयर होते हैं, और ये मल्टीपल एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सप्लोजन, नंबर ऑफ विस्फोट हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बॉम्बलेट्स भरे हुए होते हैं, 200 बॉम्ब्स भरे होते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है एकदम जैसे गिरेंगे ये विस्फोट हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि ये विस्फोट नहीं हो सकते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये विस्फोट बहुत रुक के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बॉम्बलेट्स ऐसे होते हैं जो इंस्टेंटली ब्लो नहीं होते, फटते नहीं हैं, वो सालों तक ऐसे ही पड़े रह गए, और वो इनएक्टिव हो गए। इनएक्टिव होने के बाद वो लैंड माइन का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी एक आम नागरिक के लिए खतरा बन सकता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो ह्यूमन राइट वॉच की एक स्टडी है, इनके अकॉर्डिंग बात ये की जा रही है कि जो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया है, इन्होंने ढेर सारा इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूक्रेन के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब भी यूज़ किया, खार्किव के अंदर में लोगों को वहाँ से हटाया। बहुत सारे जो सिविलियंस हैं वहाँ के लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस की जान गई, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स बेकार हो गए, होम घरों लोगों के घर उड़ गए, हॉस्पिटल्स बर्बाद हो गए, स्कूल्स बर्बाद हो गए। ऐसा हुआ, और इस इंसिडेंट को देखकर देश चिंतित था, पूरा का पूरा यूक्रेन। और यूक्रेन ने अब डिसाइड किया कि हम भी क्लस्टर बॉम्ब फेंकेंगे रशिया के ऊपर। लेकिन यूक्रेन के पास क्लस्टर बॉम्ब तो थे नहीं, तो अमेरिका ने बोला हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो यूक्रेन आज इस डेंजरस वेपन को यूज़ करने के लिए तैयार है, और वो सोच रहा है कि इस वेपन का यूज़ करेंगे। लेकिन राइटर बोलता है अगर यूक्रेन ने ये वेपन यूज़ किया तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वोर्स हो जाएगी, और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। क्लस्टर बॉम्ब्स का अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इतिहास रहा है, बहुत पॉपुलर इतिहास रहा है। राइटर ये बोलते हैं क्या रहा है, इन क्लस्टर बॉम्ब का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज़ किया गया था, और तब से क्लस्टर बॉम्ब्स मल्टीपल टाइम्स यूज़ करे जा चुके हैं। यूएस ने जो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी हैं अलग अलग देशों में, फॉर एग्जांपल वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, सभी जगह पर क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ हुआ है। और जो क्लस्टर मुनिशन मॉनिटर एक जो अलग से बॉडी है, उनका कहना यहाँ पर यह है कि क्लस्टर बॉम्ब की वजह से 1960 से अभी तक लगभग 56,000 से लेकर 86,000 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर है, इतने लोगों की जान जा चुकी है इन बॉम्ब्स की वजह से। अब राइटर ने बोला कि इसके लिए हमने कुछ एग्रीमेंट्स को तैयार किया, क्योंकि जैसे जैसे इन बॉम्ब का यूज़ हुआ, इंटरनेशनल कैंपेन चलने लगे इस बॉम्ब के खिलाफ में कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो ह्यूमन राइट वॉच हैं, सब साथ में इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में इन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रीटी बना दी। उस ट्रीटी का यहाँ पर क्या नाम दिया गया, CCM, कन्वेंशन ऑन द क्लस्टर मुनिशन। ये यहाँ पर इस प्रकार की जो ट्रीटी है वो तैयार कर दी गई। मई 2008 में यहाँ पर ये जो बॉडी है बनकर आ गई, ट्रीटी बनकर आ गई। अब बढ़िया ये हुआ कि कई सारे लोगों ने साइन कर लिया, 112 कंट्रीज़ थी जिन्होंने यहाँ पर इस ट्रीटी को साइन किया। लेकिन पता है
प्रॉब्लम ये हुई कि जिनको साइन करना था वो तो साइन करे ही नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी? यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया। इन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। चलो इंडिया को हटा दें तो ये कंट्रीज़ जो हैं बाकी 4, ये इन्हीं क्लस्टर बॉम्ब्स को बना रही हैं और यही इस ट्रीटी को साइन नहीं कर रही हैं। तो अपने आप में ये भी एक चिंताजनक बात है, समझ गए। वैसे यूक्रेन भी यहाँ पर इसका मेंबर नहीं है इस ट्रीटी का, यह भी आपने ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, जो ट्रीटी है इसका जो आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है कि ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं इनके प्रोडक्शन, इनको इकट्ठा करना, इनका ट्रांसफ़र करना पूरी तरह से बैन है ये। तो जो भी कंट्रीज़ को साइन कर चुकी हैं वो ये काम नहीं कर सकते इन क्लस्टर बॉम्ब्स को लेकर। प्लस जो देश इसका यूज़ करेगा उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं विक्टिम असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिनके ऊपर यहाँ पर ये बॉम्ब्स का यूज़ हुआ है। इसी प्रकार से कुछ और इंटरनेशनल लॉ भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोला कुछ और इंटरनेशनल ट्रीटी हैं। रशिया यूक्रेन दोनों मिलकर इन इंटरनेशनल लॉ का वोलेशन कर रहे हैं इन क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ करके। एक तरफ तो लोगों का कहना यह है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का कहना है कि जब हमने साइन ही नहीं किया तो काय का वायलेशन। अगर साइन किया होता तो मानते कि हाँ भाई इसका उल्लंघन हुआ है क्योंकि हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हमने साइन किया कि हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब हमने साइन ही नहीं किया तो काय का वायलेशन है ये पहले बताओ। लेकिन राइटर बोलते हैं ये सही बात नहीं है। सही बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसको लेकर कानून तो प्रेजेंट है ना। इंटरनेशनल लॉ हमारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आज के समय पर प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात, इसका नुकसान पता है मिलिट्री से ज़्यादा सिविलियन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ रहा है। लोग तबाह, स्कूल के स्कूल, हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल्स बर्बाद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो अटैक है, यहाँ पर मेनली जो मारे जा रहे लोग हैं, मारे जाने वाले, वो यहाँ पे आम नागरिक हैं। जो आम नागरिक आपको देखने को मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना यह है कि इसी प्रकार से हमारे पास में एक और दूसरा फंडामेंटल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आर्टिकल 51 क्लॉज 5 जो है हमारा 1949 का जेनेवा कन्वेंशन का, ये बात करता है कि जो ये नियम है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेसिव फोर्स का यूज़ करने से रोकता है कि आप किसी देश के सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को, सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके ऊपर रोक लगाने का बात करता है। भाई आपस में आप दोनों की सरकार की लड़ाई है, आपकी सेना लड़ रही है, लेकिन आप एक देश की पूरी तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को ख़त्म कर रहे हो, वहाँ के सिविलियन ऑब्जेक्ट्स जो उसको बर्बाद कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर हो जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल लॉज जो हैं, सारे के सारे लॉज यहाँ पर इसको लेकर बात करते हैं। भले यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रशिया यूक्रेन इसके सिग्नेटरीज ना हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर ये कदम उठा रहे हैं तो इस इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन तो डेफिनेटली हो ही रहा है। जो इंटरनेशनल लॉज हमारे प्रेजेंट है उनका वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। कई सारे कन्वेंशंस ऐसे हैं जहाँ पर भी इस प्रकार की बातें की गई हैं। लेकिन बात आती है अमेरिका की। अब अमेरिका के बारे में क्या करें? तो अमेरिका यहाँ पर ये बम यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है बिना सोचे समझे। वॉशिंगटन ने भी यहाँ पर इस प्रकार का जो ये लॉ है साइन नहीं किया है, लेकिन उनका भी मानना है कि हमने साइन नहीं किया तो हम क्यों फॉलो करें। तो इस लड़ाई को कहीं ना कहीं जो बढ़ावा मिल रहा है वो यूएसए की साइड से मिल रहा है। बोला ये जा रहा है कि जो अमेरिका के थ्रू बनाए हुए ये क्लस्टर बॉम्ब हैं, ये रशिया से थोड़े से अलग हैं। इनका जो मतलब बॉम्बलेट्स वगैरह आई है ना, ये थोड़े कम फटते हैं और बाकी सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। और पड़े रहने का मतलब अगर वो पड़े रहेंगे ना तो वो सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक है। वो फटेंगे नहीं, लेकिन एक माइंस की तरह काम करेंगे और आने वाले समय पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी यहाँ पर वो एक्सप्लोड हो सकते हैं। समझ गए? तो राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि जो ये CCM का कन्वेंशन है, इसको क्या करना चाहिए, इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, इनकी ट्रांसफ़र, इनकी सप्लाई के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। यूनिवर्सली इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से इसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए और क्लस्टर बॉम्ब्स को कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बैन कर देना चाहिए। चाहे कोई कंट्री इसको साइन करी हो चाहे ना करी हो, लेकिन इसके ऊपर बैन लगना चाहिए ताकि इसका जो यूज़ है उसको हम थोड़ा सा रोक सकें। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। बहुत अच्छे से सारी की सारी जो बातें वो समझ में आ चुकी होंगी। क्लस्टर बॉम्ब्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, कैसा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या काम करता है, प्लस इसका पास्ट में यूज़ कहाँ पे हुआ है, इतिहास में क्या क्या यूज़ हुआ है, प्लस कौन कौन से कन्वेंशंस हैं जो कि आज के समय पर इस क्लस्टर बॉम्ब की बात करते हैं। ठीक है, कन्वेंशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे एग्रीमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस एग्रीमेंट के बारे में, CCM के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी 123 देश ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो जिन्होंने साइन नहीं किया है उसमें इंडिया, US, रशिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, इजराइल, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर हो गई? अब दोस्तों वीडियो क्योंकि लंबा होता चले जा रहा है तो एक आर्टिकल अपना रह जा रहा है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये वाला आर्टिकल कल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा और मतलब 10 मिनट और लगेंगे यार।
10-15 मिनट और लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटा 25 मिनट का हो जाएगा। लेकिन आप परेशान ना हो, कल फ्राइडे है, फ्राइडे में आपको पता है एडिटोरियल हमारे कम भी आते हैं, आर्टिकल्स भी कम आते हैं, तो कल इसको हम आराम से लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है, इसका रोल क्या है ना, कैसे ही हमारे कन्वेंशनल रिएक्टर से बढ़िया है उसके बारे में बताया। ये भारत नेट जीरो की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल अपन का पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन कल वाले वीडियो में अपन मिलेंगे, और कल वाले वीडियो में अगर डिस्कस नहीं कर पाते, कल वीडियो मान लो कई सारे आर्टिकल आ गए, बहुत लंबा हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ फिर वो डिस्कशन कब होगा। तो इस चक्कर में छोड़ूंगा नहीं, आपको ही पता है कि आर्टिकल छूटता कुछ नहीं है, वो आज नहीं तो कल वो डिस्कस हो जाता है ना। आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था 2014 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कौन सा शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10th शेड्यूल। 10वें शेड्यूल के अंदर में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है वो मेंशन करे गए हैं। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।